अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट शोएल यास। और जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि आज हम एक बहुत स्पेशल सेशन करेंगे रिगार्डिंग सेटलमेंट इन इंग्लैंड। पाकिस्तान के जो पिछले 1 साल से हालात हैं, तो बहुत से लोग पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त या तो एज अ स्टूडेंट ऑप्ट कर रहे हैं कि जाके इंग्लैंड में ऑप्ट करें, या इमिग्रेशन वीज़ाज़ भी अप्लाई कर रहे हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, कैनेडा उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। तो आज इसी के बारे से हम डिटेल में बात करेंगे। आज जो हमारे दोनों स्पेशल गेस्ट हैं, वो दोनों UIMS के एक्स एलुमनाई हैं, मुबीन एंड उम्मे हबीबा, एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। और ओवर टू यू नाउ जी। दोनों इस वक्त स्कॉटलैंड में हैं, ग्लासगो में, और दोनों बताएंगे कि ये कैसे वहाँ पहुँचे, स्टूडेंट वीज़ा पे कैसे गए और कैसे नाउ दे हैव बीन एबल टू सेटल देमसेल्व्स इन इंग्लैंड। जी मुबीन एंड उम्मे हबीबा, ओवर टू यू नाउ प्लीज। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो हम आए थे इनिशियली 2019 में, सो वी स्टार्टेड आवर प्रोसेस इन 2018 और फिर जो है मैं आई थी मास्टर्स के लिए। आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम हियर इन ह्यूमन रिसोर्सेज, और फिर उसके बाद दैट वाज लाइक 16 मंथ्स डिग्री। सो उसके बाद वो कंप्लीट करके फिर आई वेंट बैक पाकिस्तान, और फिर हम तकरीबन साल दोबारा पाकिस्तान चले गए। एंड देन आई गॉट दी फंडेड PhD अपॉर्चुनिटी, तो फिर उस पर हम दोबारा से वापस आ गए। तो एट दैट टाइम प्रोसेस बहुत आसान था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था टू अप्लाई। किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू या खुद से भी आप कर सकते थे। इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन सख्त नहीं थे। ये बहुत तेज़ी से पिछले 2 सालों में इन्होंने रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज अप कर दिए हैं, सख्त हो गए हैं। तो ये कि स्टिल अभी भी अप्लाई करना आसान है वीज़ा, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। लेकिन ये है कि अब वैसे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी सख्ती ज़्यादा हो गई है। आई पर्सनली फील दैट पिछले 2 साल से तो ये चीज़ें चेंज करते आ रहे हैं, लेकिन फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स इन्होंने ज़्यादा स्ट्रिक्टली स्टूडेंट को वो करना शुरू कर दी है, स्ट्रिक्ट मतलब पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी हैं स्टूडेंट्स और स्पेशली उनके डिपेंडेंट्स के लिए। तो पहले बहुत इजी था कि लाइक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है वो स्टूडेंट को वीज़ा तो दे देता है इजीली, लेकिन वो साथ में डिपेंडेंट का वीज़ा बिल्कुल नहीं देते थे। तो उस टाइम जो एक वीज़ा वाहिद कंट्री था यूके जो डिपेंडेंट का वीज़ा साथ में दे रहा था बैक इन 2018 जब हमने अप्लाई करना शुरू किया। एग्जैक्टली, एंड दैट वाज द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर अस, क्योंकि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था यूके आने के बारे में। हमारा प्लान जो है वो शादी के बाद कनाडा का ही था, एंड वी वर प्लानिंग फॉर दैट। तो हम कनाडा में ही अप्लाई कर रहे थे फॉर इमिग्रेशन एंड फॉर एवरीथिंग। तो यूके तो कभी हमारे कार्ड्स पे भी नहीं था कि हम यूके जाएंगे। But when we started our procedure and we looked into different kind of options, तो उस टाइम पर जो था वो फिर हमें जब यूके के बारे में पता चला, तो यूके वाज द ओनली कंट्री जहाँ पे हम इजीली विद डिपेंडेंट्स यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों जा सकते थे। ओके, अच्छा, राइट, ओके। अच्छा, पहले बताएं कि जब आपने अप्लाई किया तो उस वक्त यू वर मैरिड या आपने एज अ सिंगल अप्लाई किया, उसके बाद भी यू गॉट मैरिड एंड यू वेंट ओवर देयर? I mean, how it went? और सेकंड क्वेश्चन मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि आपने एज अ स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया तो उसमें उसके बाद यू गॉट द इमिग्रेशन इन यूके? और थर्ड क्वेश्चन जो बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया था उसमें जब आपने यहाँ से तो आपने बैचलर्स किया था ना UIMS से, या मास्टर्स भी किया था? आपने बैचलर्स किया था, वहाँ जाके आपको फिर क्या करना पड़ा? तो ये 3 क्वेश्चन हैं। पहला कि बैचलर्स के बाद आपने वहाँ पे डायरेक्ट मास्टर्स किया या दोबारा यू हैव टू गो फॉर द बैचलर्स डिग्री, और एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है? हाउ इट स्टार्टेड? स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया, वहाँ पे जाके इमिग्रेशन आपको मिली, या हाउ इट वर्कड? तो सर इसमें ये है कि देखें, सबसे पहला सवाल मैं आपका आंसर करूंगी कि पहले तो जब अप्लाई किया था वी वर ऑलरेडी मैरिड फॉर मोर देन अ ईयर एट दैट टाइम, जब हमने यूके का स्टूडेंट वीज़ा शुरू किया था प्रोसेस। और उसके बाद ये था कि डिपेंडेंट्स का साथ में ही वीज़ा अप्लाई किया था। वो सारा प्रोसीजर मैं भी आपको बता देती हूँ कि क्या पूरा प्रोसीजर था। और मैं क्योंकि बैचलर्स हमने किया हुआ था 4 इयर्स का, उसका हमने HEC से जो है वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले लिया था। उसको हमने वो क्या बोलते हैं उसको जो करा लेते हैं अटेस्ट करा लिया था वो। अच्छा, एक चीज जस्ट, अटेस्टेशन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था या लोकल अटेस्टेशन थी? जैसे कनाडा में अप्लाई करते हैं तो इंटरनेशनल, अच्छा HEC, अच्छा इंटरनेशनल अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी? नहीं, वो कनाडा के लिए है। वो कनाडा के लिए जो होती है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग।
वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जब आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। कनाडा में 2-3 हैं ऑर्गेनाइजेशन, एग्जैक्टली लाइक वेस्ट के नाम से है एक। एग्जैक्टली वैसे जो करती है। हाँ जी, तो वो सर्टिफिकेट्स आपको देते हैं। हमने वो भी करवाई थी इनफैक्ट, बिकॉज हम कनाडा का जैसे मैंने बताया प्लान कर रहे थे, बट यूके की ऐसी कोई डिमांड नहीं है। स्पेशली स्टडी वीजा पे जब आप आ रहे हो तो HEC अटेस्टेशन इनफ होती है। और बैचलर्स की बेस पे मुझे एडमिशन मिल गया था, और जो है मैंने फिर डायरेक्ट मास्टर्स में अप्लाई किया था। MSc ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने पढ़ा है यहाँ पर, और 16 मंथ्स का वो मेरा कोर्स था विद प्लेसमेंट। ओके, आई मीन ये चीज यहाँ पे मेक श्योर है कि पाकिस्तान की बैचलर्स डिग्री वहाँ पे एक्सेप्टेड है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वहाँ पे जाके बैचलर्स दोबारा नहीं इवन करना पड़ेगा। आपका FSc भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर आप बैचलर्स डिग्री के लिए आना चाहते हो। अच्छा, तो आफ्टर 12th आप कर सकते हो। FSc के बाद अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपको नॉर्मली होता है कि आपको एक फाउंडेशन ईयर का एडमिशन देते हैं। ये अच्छा, 1 साल का, वो आपको एक फाउंडेशन ईयर का 1 साल कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे बैचलर शुरू कर सकते हो 4 साल के लिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, आइल्स की रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी? जी सर, आइल्स की रिक्वायरमेंट थी। आइल्स एकेडमिक जनरल? एकेडमिक, अगर आप स्टडी वीजा पर आओगे तो एकेडमिक आइल्स एकेडमिक। मिनिमम रिक्वायरमेंट ज्यादातर बैचलर कोर्सेज के लिए जो है वो ओवरऑल 6 होती है, और होना चाहिए जी जी, और मास्टर्स के लिए जो है वो ओवरऑल 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6। अच्छा, ये इसमें चीज इंपॉर्टेंट है जो उसके 4 पार्ट्स होते हैं, राइटिंग, रीडिंग, लिस्टिंग। क्या चारों में ओवरऑल 6.5 चाहिए या सब में मिनिमम 6.5 चाहिए? सब में मिनिमम 6 होना चाहिए, चारों चाहिए जी मिनिमम। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स जो लोग इंग्लैंड को ऑप्ट कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, कि आइल्स इज मस्ट, आपको आइल्स देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है, यू कैन इजीली गो ऑन विद दैट। सब बहुत आसान है इन अ सेंस कि आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। बैरन्स की बुक मिल जाती है बहुत आराम से। आई थिंक खाली बैरन्स है या शायद बैरन एंड कैनी है, वो आप चेक कर लो कि किसी भी बुक शॉप पे आपको बुक मिल जाएगी। उसमें प्रैक्टिस लेसन्स होते हैं, CD होती है फॉर लिसनिंग टेस्ट। तो मैंने तो सिर्फ वही बुक से ही प्रिपेयर किया था। एंड दैट्स गुड। अच्छा, आपका स्कॉलरशिप हुआ था वहाँ पे? मास्टर्स में सर स्कॉलरशिप नहीं था। एक छोटा सा स्कॉलरशिप यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज देती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जब आप एडमिशन अप्लाई करते हो, और अगर वो आपको प्लेस ऑफर कर देते हैं तो वो फी में आपको एक थोड़ा सा कंसेशन देते हैं, तकरीबन 1500 पाउंड्स का या कभी कभी 2000 पाउंड्स का, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस कि आपके कितने ग्रेड्स अच्छे हैं या क्या है, उसकी बेस पे आपको वो दे क्वेश्चन है कि यू हैव एनी आइडिया अबाउट अ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप या नहीं, उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है या नहीं है? सर कौन सा स्कॉलरशिप? कॉमनवेल्थ? यस, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। कॉमनवेल्थ सर मैंने देखा है काफी लोग यहाँ पर पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, बट उसका प्रोसीजर बहुत कंपेटिटिव होता है, और ये कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। अगर आप का यानी कि थ्रू आउट स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे हो तो फिर आप ले सकते हो। इट्स नॉट दैट टफ। आप अगर अच्छे तरीके से अप्लाई करो और उसको अपनी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप मिस ना करो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो देयर आर चांसेस कि आपको वो मिल सकता है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट वीज़ा पे जब जाते हैं तो वहाँ पे वर्किंग आवर्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आप 1 वीक में 20 आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते। तो आपने इसमें कैसे कोप अप किया? और सेकंड क्वेश्चन कि आपकी जो स्टडी थी, हाउ यू मैनेज कि उसकी फ़ी कितनी थी, ये भी थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं जो स्टूडेंट्स इस वक्त सोच रहे होंगे कि बैचलर्स के बाद उन्होंने आप इंग्लैंड में जाके सेटल होना है। तो एवरेज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक हाई एंड भी होगा, एक लो एंड भी होगा, एक एवरेज भी होगा। So what is the average cost of doing masters in England? सर आजकल की बताऊंगी, क्योंकि जिस वक्त मैंने किया था उस वक्त तो इट वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव और पाउंड रेट भी इतना नहीं था प्रॉब्लमेटिक। तो अब ये है कि अभी अगर आप देखें तो एवरेज फी एक अच्छी यूनिवर्सिटी की जो कि मिडिल रैंकिंग में होती है 50-60 के आसपास जिसकी रैंकिंग हो, उसकी मास्टर्स की फीस आपको पड़ेगी, टोटल डिग्री की फीस है ये तकरीबन 15,000 पाउंड। 15 से 17,000। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे बता दें कि 15,000 जो पाउंड्स हैं, इसमें सेमेस्टर 4 होंगे मोस्ट प्रोबेबली? सर यहाँ पर 3 होते हैं एक साल में, 3 उसको बोलते हैं ट्राइमेस्टर। यहाँ पर जो है वो ट्राइमेस्टर बोला जाता है, विच इज ऑफ 12 वीक। एक ट्राइमेस्टर जो है, एक सेमेस्टर कह लें उसको, वो 12 हफ्ते का होता है। और अगर आप ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से इनटेक में आ रहे हो। अगर जैसे अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं सितंबर इनटेक में, सितंबर इनटेक जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट मास्टर्स होता है, 1 साल का, बहुत कॉम्पैक्ट होता है।
3 ट्राइमेस्टर्स सही। होते हैं और उसी में आपने अपनी डिग्री कवर करनी होती है। मैं जब आई थी, आई केम इन जनवरी इनटेक, तो जनवरी इनटेक वाले जो होते हैं उनकी डिग्री थोड़ी सी लंबी होती है। हमारा जो होता है वो 16 मंथ्स का होता है, क्योंकि उसमें जो समर ट्राइमेस्टर होता है, जो सितंबर वाले पढ़ते हैं, मई टू अगस्त, वो जनवरी ओके इनटेक वाले नहीं पढ़ते, वो उनका हॉलीडे ओके पीरियड होता है। तो उसमें अगर ज्यादातर क्लासेस नहीं होती, अगर होती भी हैं तो कोई एक आधा साइड कोर्स टाइप चीज होती है, या आप उसमें अपनी प्लेसमेंट कर रहे होते हो। तो ये डिफरेंस बहुत मैटर ओके करता है अगर इट आप मींस कि एडमिशन। अगर 15,000 टोटल फीस है तो पर सेमेस्टर 5,000 to 6,000 आपके पास होना सर यहाँ पे चाहिए। वो भी डिफरेंट है प्रोसीजर। फीस जो है वो सेमेस्टर वाइज वो नहीं लेते। इसमें ओके ऐसे होता है कि अगर आपकी 15,000 फॉर एग्जांपल अगर आपकी फीस है, तो जब वो आपको ऑफर लेटर देंगे तो पहले आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आता है आफ्टर यू अप्लाई फॉर एडमिशन। उसमें कंडीशन ये होती ओके है कि आपने एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फी पे करना होता है। पहले जब मैंने अप्लाई किया था इट वॉज 3,500 पाउंड। अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज में 3,500 पाउंड ही है, बट अब आई थिंक बढ़ाकर उसको 5,000 पाउंड कर दिया है कुछ उसमें यूनिवर्सिटी। ये होता है कि अगर आप थोड़ी सी फीस ज्यादा पे करते हो तो उसमें ये होता है कि आप अपना वीजा सिक्योर कर रहे होते हो। आप मतलब ओके जितना मिनिमम बॉटम पे रहते हो हम्म फीस देने के चक्कर में, तो उसमें ये होता है कि वो यूनिवर्सिटी सोचे कि स्टूडेंट बिल्कुल जो उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी हुई है 3,500 की उतना ही पे कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं जा रहा। तो वो थोड़ा सा जी स्टूडेंट को डॉजी समझते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे मिस हो जाएगा या मतलब नहीं नहीं आएगा। आएगा, क्लासे नहीं लेगा। तो दूसरा ये कि राइट और उसके बाद जब आपने इनिशियल जो भी डिपॉजिट जितना भी आपने पे किया, तो जो रिमेनिंग आपकी फीस होती है, फॉर एग्जांपल अगर 7,000 या 8,000 पाउंड आपकी रिमेनिंग रहती है, तो वो ट्राइमेस्टर वाइज नहीं लेते, वो आपको या तो इंस्टॉलमेंट्स बना देंगे 9 मंथ्स के लिए, ओके दैट्स गुड या फिर ये कि सही इक्वल अमाउंट की, या फिर ये कि वो आपसे नेक्स्ट ईयर जब आपका अगला एकेडमिक ईयर चढ़ता है, या मतलब विद गॉट इन इट। दैट पीरियड वो आपसे ले लेते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि इतना फिक्स आपने पे करना है इस ट्राइमेस्टर से पहले या इससे अच्छा बाद। इसमें एक क्वेश्चन ऐड करूंगा कि इस फीस में हॉस्टल अकोमोडेशन इंक्लूडेड है या नहीं। ये जस्ट एकेडमिक फीस है, जो कोर्सेज आपने स्टडी करने हैं उनकी फीस है। इसमें रेजिडेंशियल या खाना पीना ये सब उसके अलावा आपने खुद से वो पे करना होता है। स्कॉटलैंड या इंग्लैंड एवरेज कितना कॉस्ट करता है। लंदन तो बहुत महंगा है, आई नो दैट थिंग। मैनचेस्टर इज कंपैरेटिवली चीपर। तो अगर एक स्टूडेंट जाता है उसने आप अकेले ने अगर अपने आप को वहाँ पे अकोमोडेशन चाहिए तो हाउ मच इट कॉस्ट, कुछ आइडिया एवरेज। शेयरिंग पे अगर स्टूडेंट रहते हैं तो फिर इतना उसको एक्सपेंसिव नहीं होगा, क्योंकि शेयरिंग पे रहने पे आपको ये कि 150 या 200 पाउंड्स में आपको किसी के साथ शेयरिंग मिल जाती है। अगर आप कहते हो कि ओके आपने स्टूडियो बेडरूम या जी 1 बेडरूम फ्लैट लेना है तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। 500 to 600 जो 1 बेडरूम का वो चल रहा है रेंट स्कॉटलैंड में। उसके अलावा फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग से होता है और गैस का बिल अलग से पे करना होता है। और एक और चीज होती है काउंसिल टैक्स, वो स्टूडेंट को फ्री होता है। काउंसिल टैक्स जो अच्छा हाँ स्टोर्स पे काउंसिल टैक्स अप्लाई नहीं होता। हाँ जी, स्टूडेंट्स ओके को वो पेंशन देते हैं उस पर। सर इसमें ये है कि यहाँ पर जो रेंट का जो सिस्टम है ना, कि रेंट किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, दैट काउंट्स के हर सिटी के अंदर। लंदन तो एक एक्सेप्शन है, उस पे तो अलग से बात हो सकती है, बट लंदन के अलावा जितनी भी सिटीज हैं, हर सिटी के अंदर एक सिटी सेंटर उसको बोलते हैं, एक सिटी बिल्कुल सेंटर है जहाँ पर जी मेजर शॉपिंग सेंटर्स हैं, एग्जैक्टली यूनिवर्सिटीज हैं, सारी चीजें हैं। तो ये इस तरीके से मैयर करते हैं कि आप सिटी सेंटर के कितना क्लोज घर लेते हो या कितना दूर जाते हो उससे, तो आपके रेंट्स उस हिसाब से वेरी करेंगे। जितना ज्यादा एग्जैक्टली आप सिटी सेंटर से दूर होगे उतना ज्यादा कम आपका रेंट्स रेंट कम होगा, जितना सिटी सेंटर के नजदीक होगे। फिर प्लस यहाँ पर हर एरिया रहने वाला भी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन के हमारा जिस या आई नो कल्चर दिस होता है, थिंग यू जिस गॉट तरीके राइट। का हमारा माहौल होता है, उसमें कुछ एरियाज जहाँ पर हमारी देसी कम्युनिटी ज्यादा है, इंडियन पाकिस्तानी सिख, वहां पर घर मुश्किल से मिलता है और महंगा मिलता है। अच्छा इसी तो से रिलेटेड क्वेश्चन के हाउ मच दे आर वेलकमिंग जो वहाँ के लोकल्स हैं, हाउ मच दे आर वेलकमिंग टू एशियंस। so very वेरी very very वेलकम। welcoming, yeah, very friendly, at least स्कॉटलैंड के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ज्यादा आपका आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं। और आपको मैं मतलब पर्सनल अगर मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मुझे आज तक तकरीबन हमें 4 साल होने वाले हैं, आई नेवर फेल्ट एनी काइंड ऑफ रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन। रेसिज्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि जब मैं रहा था मैनचेस्टर में तो आई हैड वन इंसिडेंट। तो आई डू फील कि मैनचेस्टर में तो रेसिज्म था, इवन दो हम जिस कम्युनिटी में रहते थे वो तो दे वर ऑल पाकिस्तानीज।
और वहाँ पे भी बहुत कॉमन था कि पाकिस्तानी की कम्युनिटीज में इंग्लिश नहीं आते थे और इंग्लिश कम्युनिटी में पाकिस्तानी दे वर नॉट दैट मच वेलकमिंग। मैंने अपना एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया, मैनचेस्टर में अभी भी ऐसा ही ऐसा है। ही अभी भी। मैनचेस्टर में तो आई हैड द अभी एक्सपीरियंस, भी तो ऐसा ही है आई वहाँ पे। कुछ मतलब फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिलीज वहाँ पे रहती हैं, तो वो बताते हैं कि वहाँ पे अभी भी ऐसे ही है। जो एशियन कम्युनिटीज है वहाँ पे गोरे लोग नहीं जाते। वो नहीं चाहते। जो गोरे, इवन वहाँ पे पुलिस भी मतलब नहीं जाती, इतना घबराती ऐसे है। भी घबराती है थोड़ा सा। जी नहीं वो तो एक्चुअली इवन व्हाट आई डू फील कि वो जो इंग्लिश है दे आर मोर प्रॉब्लम क्रिएटिव। वो जब वीकेंड्स में ड्रंक उन्होंने की होती है और वो जब सड़कों पे वो फिर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कहाँ पे है, तो दैट इवन क्रिएट मोर और प्रॉब्लम। मैच के बाद जिसकी टीम हारती है मैं उसका एग्जैक्टली वो तो अलग से, वहाँ पे जब लीग का मैच होता है तो सड़कें खाली होती हैं जी और वो इतने पैशनेट हैं लीग्स के बारे में कि वो तो अगेंस्ट टीम का बंदा भी मार दें तो सुकून नहीं आता उन्हें। जी ऐसा ही They are so है। बट much committed. जी सर यहाँ पर ये भी है कि इंग्लैंड पूरा जो इंग्लैंड है जिसके अंदर मैनचेस्टर भी आ जाता है, बर्मिंघम भी आ जाता है, लंदन भी आ जाता है, दे आर लाइक, आई फेल्ट जब हम लंदन गए थे, आई फेल्ट अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन स्कॉटिश पीपल एंड इंग्लिश पीपल। तो ये बहुत समझने की जरूरत है कि यहाँ पर ये दो डिफरेंट कंट्रीज कंसिडर होती हैं, स्कॉटलैंड और एग्जैक्टली देयर इज अ लॉट ऑफ राइवलरी इन बिटवीन एज वेल, जैसे बिल्कुल जैसे पाकिस्तान इंडिया में होता है वही चीज। और ये तो सर बीच में इनका रेफरेंडम का भी चल रहा है। स्कॉटलैंड चाह रहा है कि हम अलग होते हैं और हम यूरोप के साथ मिल जाएं, इस तरह का भी चल रहा है। तो इंग्लैंड साइड पे थोड़ा ज्यादा है, ये इंसिडेंट्स भी ज्यादा होते हैं रेसिज्म के मुताल्लिक, डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे तो है। जी। अच्छा, आप लोगों की इमिग्रेशन हो चुकी है या अभी इट इज इन प्रोसेस या व्हाट्स द स्टेटस राइट नाउ? नहीं सर, अभी तो स्टूडेंट स्टेटस पे ही हैं। तो ये के साथ साथ ट्राई चल रहा है वर्क वीजा पे शिफ्ट होने के लिए। तो स्टूडेंट वीजा पे मतलब कम से कम आपको 10 से 12 साल का ट्रैक है आपको इमिग्रेशन लेने के लिए यूके में। और दूसरा प्रोसेस स्टूडेंट वीजा पे वर्किंग आवर्स का प्रॉब्लम, 20 आवर्स इन अ वीक या ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होती? सर वो ये है कि जो स्टूडेंट है ना वो 20 घंटे काम कर सकता है एक वीक में। ये प्रॉब्लम है लीगली यहाँ पर मैं जोर दूंगी इस वो बात। मुझे पता है। वो पाकिस्तानी तरीका ये करते हैं कि वैसे अगर वो 10 पाउंड्स हैं जॉब्स के, तो वो अगर उस तरीके से कह रहे हैं कि वो 20 से ज्यादा करे तो उसको कम पैसे वो देते हैं, शो भी नहीं करते। दिस इज द पाकिस्तानी तरीका पे वो इस्तेमाल करते हैं कि जो उनको भी पे बंदा मिल जाता है उसको भी पे मिल जाती है, तो इट गोज ऑन विद दैट कि जी चलो जी। लेकिन उसमें ये अक्सर कि अब जो अभी हम देख रहे हैं उसमें ये होता है कि एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली अगर आप किसी मतलब आप जहाँ आके अगर किसी भी देसी, जैसे जब हम नए आए थे हम किसी भी अपने जानने वालों में मिलते थे तो हर बंदा जो हमें एक सीख देता था वो यही होती थी कि अपने लोगों से बच के रहना। एग्जैक्टली तो ये चीज है कि वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि आप नए होते हो, आपको चीजों का पता नहीं होता है नहीं होता। तो लेकिन ये है कि पहले बहुत आसानी थी क्योंकि जैसे हमारा केस था कि मुबीन क्योंकि डिपेंडेंट वीजा पर थे तो डिपेंडेंट्स को 40 आवर्स फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। अच्छा ओके। तो हम दोनों जॉब करते थे, ये फुल टाइम करते थे, मैं पार्ट टाइम करती थी एंड दैट्स हाउ वी मैनेज्ड एफिशिएंटली। हमें अल्लाह का शुक्र है कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि कोई हमें तंगी देखनी पड़ी हो या कोई इशू हो। बट एग्जैक्टली जो स्टूडेंट सिंगल आ रहे हैं वो बहुत सोचकर इस चीज को प्लान करें, सिटी जो चूज करें वो देखकर चूज करें जहाँ पर जॉब ज्यादा हो और कोशिश करें कि मैक्सिमम जितनी फीस पे कर सकते हो वो पे करके आए ताकि उन्हें ये टेंशन ना हो कि हमने अब फीस अर्न करके फीस पे करनी है। अच्छा, आजकल पर और कितना रेट चल रहा है? और जॉब्स का जब मैं था उस वक्त तो खैर 5 पाउंड्स था, अब कितना चल रहा है? 1042 है सर स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड साइड पे 11 चल रहा है। 11 पाउंड्स डबल हो गया होगा। सो इनको स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या 20 घंटे काम करके मैनेज हो जाता है? 20 घंटे काम करके तो मैनेज नहीं होगा। नहीं उसमें होता है कि स्टूडेंट्स को मतलब अगर वो आ रहे हैं तो ऐसी ही जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी और जॉब्स जिनमें उनको मतलब मैक्सिमम आवर्स काम करने के लिए मिल जाए। स्टडी करना वहाँ पे आसान है मुश्किल है पाकिस्तान के मुकाबले में? सब पढ़ने वाला अगर बंदा हो तो फिर इतना मसला नहीं होता, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू डू इन पाकिस्तान। इस पे ओपनली बोले क्या? हाँ, क्या चीज है? दिस इज व्हाई इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। जो मैं यहाँ पे भी कहता हूँ भाई कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, रट्टा नहीं, डेफिनेशंस कोई नहीं पूछता।
This is जी। all about the concepts. और इसको सर concepts यहाँ के- पर ना एक फर्क जो मुझे बहुत ज्यादा लगा कि पाकिस्तान में हम टीचर्स को ना बहुत वो समझते हैं कि वो हमें हाथ पकड़ के चलाएं हर चीज, लाइक ऐसा ही है, बैचलर्स मास्टर्स सब लेवल कुछ पे उसी भी ने आपको करना है। HRM क्या है वो भी टीचर ही आके बताएगा। हम कुछ Exactly. खुद भी नहीं करके जाते थे, हम भी ऐसे ही पढ़ते थे कि बस चले जाते थे क्लास में और पढ़ लेते थे। बट यहाँ पर ये है कि टीचर की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप क्लास में पढ़ कर आए हैं। बेसिक चीजें कोई भी आपको नहीं बताएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। वो ये समझते हैं कि मास्टर्स आप करें, और क्योंकि मेरी जैसे क्लास थी मास्टर्स की 30 लोग थे और 30 में से मैं या कुछ और थे जो कि हम यंगेस्ट थे, बाकी लोग एक्सपीरियंस थे। 50 साल का बंदा भी है, 40 साल का बंदा भी है वहाँ और पे तो ऐसे ही एक्सपीरियंस्ड है। इन देयर फील्ड्स। और आपको पता है यहाँ के जो बच्चे हैं वो 16-16 साल की उम्र से दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर अर्निंग, लिविंग देयर ओन लाइफ। Exactly. तो उनका मेच्योरिटी लेवल हमारे से बहुत ज्यादा होता है, फील्ड एक चीज मैं एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। ऐड करूंगा, व्हेन आई वाज इन मैनचेस्टर तो वहां पे ओ लेवल्स का बच्चा या हाई स्कूल का बच्चा वाज डूइंग द ऑड जॉब्स, बेशक वो किसी अमीर का बेटा, उनके लिए डज मैटर इफ यू आर वर्किंग एट मैकडॉनल्ड्स, केएफसी या किसी पंप पे, वो दे डोंट केयर फॉर इट। उनका जी हमने अब हाई स्कूल में आ गया, तो उनके घर वाले खुद कहते थे जाके और जॉब्स करके आओ, ताकि तुम्हें मार्केट सोसाइटी का पता लगे कि कमाना कैसे है। हमारे बच्चे तो इतने पैम्पर्ड होते हैं कि वो मास्टर्स करके भी वो कहते हैं कि जी घर में आगे कोई नौकरी दिया जाए, और नौकरी भी वो उनकी पसंद की दे। हमारा ये जो माइंडसेट है ना कि जी अब तुम मास्टर्स करके, इवन आप किसी बच्चे को कहते हो ये मास्टर्स करके अपनी कोई वो बिजनेस शुरू कर ले, नहीं जी बिजनेस करने के लिए तो हमने तो नहीं पढ़ा ना, हमने तो पढ़ा है हमें जॉब मिले। ये माइंडसेट भी पाकिस्तान में बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं अजीब सा माइंडसेट है। अगर आप मास्टर्स करके अपना बिजनेस करने का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे तो दिस इज टू कॉमन कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाए या आपका अपना कोई आइडिया, आपने उसको मार्केट में प्रैक्टिकली आप उसको लेके गए हैं, यू आर गोइंग विद दैट, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ तो इस तरह के बहुत से इश्यूज हैं। सर यहाँ पे दूसरी बात ये भी है कि कोई मतलब काम छोटा बड़ा नहीं समझा जाता, बिल्कुल वेज रेट सबके लिए सेम रखा जाता है इसी वजह से। और उसके अलावा कोई भी मतलब आप पंप पे जॉब कर रहे हो, कैश एंड कैरी पे जॉब कर रहे हो, या मतलब आप सफाई भी इवन कहीं पे कर रहे हो, तो कोई आके आपको ये नहीं कहेगा कि तुम ये काम कर रहे हो, ये तुम्हारे करने का नहीं है। मतलब तुमने इतना पढ़ा लिखा है, प्रेशर नहीं है किसी नहीं है। हमारे यहाँ तो आप और जॉब्स करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि कल्चर सोसाइटी जो है वो आपको घर वाली वो एक्सेप्ट घर नहीं वाली करती। पहले बात देते हैं ना जी कि ये करने के लिए हमने तुम्हें पढ़ाया था, इतने पैसे इसलिए लगाए हैं कि तुम ये काम करो। तो ये जो चीजें होती हैं ये भी बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, क्योंकि नहीं सोसाइटी भी नहीं इनकरेज करती। सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, दिस इज मोर फॉर द सोसाइटल प्रेशर। कॉन्फिडेंस से ज्यादा ये है कि जी नहीं कर सकते, मास्टर्स का लिया है उसे कोई यार तुमको अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर लो, कोई यार इवन मैं फीमेल्स को कहता हूँ यार आप अच्छा खाना बना सकते हो जी, बना सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करो। नहीं जी कैसे करेंगे, क्यों नहीं कर सकते यार, आप 20, 30, 40 हजार मिनिमम अमाउंट से एक छोटे स्केल पे बिजनेस शुरू करो, फूड पांडा के साथ लिंक करो, चीजें वहां पे बेचना शुरू करो, स्टार्ट तो करो ना कोई बिजनेस। वो आज KFC है तो 100 साल पहले वो KFC नहीं था, उसने एक छोटी सी घर से स्टार्ट किया था ऐसे। और दूसरा ये कि यहाँ पे भी इवन कई लोग मैंने देखे, मैं खुद कैश एंड कैरी पे जॉब करता रहा हूँ जब मैं पहले आया हूँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस जॉब है, लेकिन ये कि उस टाइम आगे कैश एंड कैरी पे भी जॉब की है। लेकिन ये कि मैंने खुद वहाँ पे लोगों को देखा है कि मतलब डिफरेंट किस्म की अगर बड़ी पैकिंग आ रही हैं उनको घर जाके छोटी पैकिंग करके ऑनलाइन बेच रहे हैं, उसमें से मार्जिन मतलब स्टार्ट किया हुआ उन्होंने, कुछ ना कुछ उनको उसमें से रिफंड आ रहा है एज अ प्रॉफिट। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बाहर जाने का सोच रहे हैं कि वहाँ पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। जी सर प्लीज ये चीज तो है हमारे यहाँ, ये कॉन्सेप्ट है ना कि वहां जाएंगे तो एयरपोर्ट से हमें पॉइंट मिलना शुरू हो जाएंगे और वहां जाएंगे तो जॉब घर पे आ जाएगी, गाड़ी भी आ जाएगी। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते ना तो आप ना सोचे बाहर जाने का, ये मेरा ये एग्जैक्टली कि अगर आप आराम पसंद हैं वहां पे जाके अपने चौधरी बनना है, तो इंग्लैंड इज नॉट अ प्लेस फॉर यू टू गो ओवर देयर। सर कोई भी जगह पाकिस्तान से बाहर कोई भी कंट्री आप नहीं रह सकोगे अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, या अगर आप शुरू के 2-3 साल आपको रगड़ा खाना पड़ेगा, उसके बगैर आप सेट नहीं हो सकते कहीं पर भी, क्योंकि आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनानी है। और दूसरी चीज जो यहाँ यूके में बहुत ज्यादा चलती है, लिंक्डइन इस्तेमाल करना सीखें, लिंक्डइन को प्रॉपरली यूज करना, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मेजॉरिटी हायरिंग्स जो है वो लिंक्डइन के थ्रू ही होती हैं। और नेटवर्किंग, आप चाहे लिंक्डइन के थ्रू ना करो, बट
यहाँ पे शुरू में हम जैसे जॉब जब ढूंढने के लिए जाते थे, मुबीन ने भी, आई एम श्योर ही विल शेयर विद यू, एक एक दुकान पे जाके आपको पूछना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर ये शर्म बिल्कुल बहुत ज्यादा है कि मैं कैसे किसी से काम मांगू जी या किसी से पूछूं, तो फिर आप नहीं कर सकोगे। आपको थोड़ा सा नेटवर्क अपना खुद से इनिशिएटिव लेके बनाना है कि आप बाहर निकलो, आते ही जो भी आपके आसपास दुकानें हैं, जहां जो भी बिजनेस है, आप जाओ, उन्हें जाके कहो कि जी मैनेजर से मिलवाएं। मैनेजर नहीं भी, आप उन्हें कहो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, आप अपनी सीवी देकर आओ उनको और कांटेक्ट बनाएं। इस तरीके से ही आपको यहाँ पे काम मिलता है। और प्लस वहाँ पे बहुत जॉब सेंटर भी तो है ना जो ये जी, ये जॉब सर्विसेज देते सेंटर हैं। job भी है, उसके अलावा ज्यादातर सर यहाँ पे ऑनलाइन ही है। काफी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे इंडीड है, फर्स्ट Total जॉब्स Jobs। है, टोटल जॉब्स है। Yes, आप yes। सर्च करेंगे जॉब इन स्कॉटलैंड, सर्च करेंगे आके आपके पास 10 वेबसाइट्स खुल जाएंगी। अब अच्छा, उनके किस ऊपर तरह का स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे जॉब करने के लिए ताकि आप अपनी वैल्यू ज्यादा कर सकें या ज्यादा अर्निंग कर सकें? किस तरह के स्किल सेट वहाँ पे की ज्यादा डिमांड? सबसे जरूरी तो सर है कम्युनिकेशन, इंग्लिश। तो ऑब्वियसली बेसिक चीज है, उसके बगैर तो आप कम्युनिकेट ही कैसे करोगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों भी तो यहाँ आके इम्प्रूव हो जाएंगे। पर वो यही कि अगर आप लोगों के साथ कन्वर्स करोगे, बातचीत करोगे, तभी आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरा जो एक टिप है वो ये कि क्योंकि जब आप आते हो तो आप हर तरह की जॉब देख रहे होते हो, रिटेल में भी देख रहे होते हो, सेल्स में भी देख रहे होते हो, आप डिफरेंट, तो आपने हर डिफरेंट सेक्टर में जहां भी आप जॉब अप्लाई करो, आपने सीवी उसी हिसाब से क्यूरेट करके जॉब अप्लाई करनी। दिस इज वेरी वो इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं करना कि बिल्कुल एक सीवी कि बनाई और एक सब ही जगह सीवी वो पहन ये। की है। तो स्किल सेट अगर आपको नहीं भी पता कि कौन से स्किल सेट रिटेल के लिए नेसेसरी हैं, तो आप गूगल पे सर्च कर लो कि रिटेल जॉब्स के लिए कौन सा स्किल सेट होता है। वो लिस्ट एक आ जाएगी गूगल पे, आप उसमें से देख लो जो दो चार आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़े बहुत हैं या जो आप ओके थोड़े और डेवलप कर सकते हो, वो आप अपने सीवी में डाल के और फिर आप रिटेल की जॉब अप्लाई करें। या अच्छा अगर आप केयर की जॉब अप्लाई करें तो केयर की जॉब के लिए जो स्किल सेट चाहिए उसी को आपने अपनी सीवी में ऐड करना है। तो इस तरीके से हर जॉब के लिए डिफरेंट सीवी के साथ अप्लाई करना है, एक ही सीवी के साथ आपने जॉब अप्लाई नहीं करनी। नहीं करनी। बट मेजर स्किल्स में कम्युनिकेशन ही है आपका, और ये कि आप एक्टिव हो, 11-12 घंटे स्टैंडिंग जॉब आप कर सकते हो, खड़े बिल्कुल रहने का काम होता है, तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो लोग विजिट वीजा पे जाते हैं क्या उनको वहाँ पे काम मिल सकता है या नहीं? नहीं, विजिट वीजे पे अलाउ नहीं है यहाँ पे काम वो तो करना। अलाउ नहीं होगा। एग्जैक्टली और ऐसे ही वैसे लोग। पहले होता था कि लोग मतलब विजिट वीजे पे आया है, कोई रेफरेंस के थ्रू किसी के पास 4-5 महीने काम किया, सेविंग की, चला गया वापस। अभी ये है कि इतनी सख्ती कर दी है कि मतलब जो एम्प्लॉयर है जो जॉब देगा उसको भी मतलब 20,000 आई थिंक फाइन है अगर वो पकड़ा 20,000 जाता है। pounds। अच्छा, एनी आइडिया अबाउट HSMP इमिग्रेशन जिस पे मैं पहले गया था, दोबारा उन्होंने ओपन कर दिया। उन्होंने वो डिसकंटिन्यू करती थी 2010 में, अब उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया। एनी आइडिया अबाउट के राइट नाउ जिसको आप कहते हैं हाईली स्किल्ड मिग्रेंट प्रोग्राम, इसके बारे में कुछ आइडिया है? हाई स्किल प्रोग्राम में सर ये है कि अभी इन्होंने दोबारा बहुत लीनियंसी कर दी है, उसके अंदर बहुत कैटेगरीज में वीजाज ओपन है। इसके लिए आपने, अगर आप इंटरेस्टेड है और एक्सपीरियंस्ड कोई प्रोफेशनल है, तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो आपने gov.uk की वेबसाइट के ऊपर ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट चेक करनी है। एक लिस्ट होती है, उसमें आपने देखना है कि आपका फील्ड की जॉब अवेलेबल है भी कि नहीं, क्योंकि ये उसको जो है ना हर 3 महीने बाद या हर 2 महीने बाद बेस्ड ऑन स्किल्स और जॉब की जो भी शॉर्टेज होती है उसको अपडेट करते रहते हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली कुछ जॉब्स उसमें ऐड की हैं जिसमें मैंने देखा है प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, मैकेनिक्स हैं, कार मैकेनिक्स हैं। ये पहले नहीं थी कैटेगरीज, अब इन्होंने ऐड की हैं। और उसी की वजह से केयर के आप आजकल देखें बहुत लोग केयर होम जॉब्स के वीजा लेकर आ रहे हैं, वो इसी जो ये स्किल शॉर्टेज वीजाज हैं इसी में ही वो आ रहे हैं। तो आपकी अगर उसके अंदर अवेलेबल है जॉब, तो फिर आपने ये करना है कि आपने जॉब यहाँ पर ढूंढनी है। ऐसी कंपनीज, सब कंपनीज, अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के इंडीड यूके पे जॉब्स देखोगे तो एवरी कंपनी इज नॉट गोइंग टू स्पॉन्सर यू। आपने जॉब ऐसी ढूंढनी है जहां पर आपका एम्प्लॉयर विलिंग हो आपको स्पॉन्सर करने के लिए, कि वो आपको पाकिस्तान से स्पॉन्सर करके बुलाएगा। दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। फिर आप जॉब अप्लाई करोगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, आपको जॉब मिल जाती है, तो एक ऑफर लेटर होता है, जॉब ऑफर लेटर, वो एम्प्लॉयर आपको देता है और उसके बाद वो आपको देगा COS, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो वो आपको मिलेगा। उस COS की बेस पर आप फिर UKVI में अपना वीजा लगाओगे, वर्क वीजा, वो आपको Tier 2 वीजा मिलता है
मिनिमम 3 साल का होता है, मैक्सिमम 5 साल का होता है और इस तरीके से आपको वीजा मिल जाएगा। ये सारा प्रोसीजर है वीजा का। और मेरे ख्याल में इसमें अभी भी वही है कि 8 इयर्स के बाद आपको पासपोर्ट मिलता है, जो यूके का अपना नेशनलिटी 8 इयर्स के बाद मिलती है। जब मैं गया था तब तो ये था कि 8 इयर्स के बाद दे यूज्ड टू गिव 5 साल के बाद आपको इंडेफिनेट दे देते हैं, इंडेफिनेट मिलता था, हाँ और 8 जी, इयर्स के और बाद फिर 3 साल बाद आपको पासपोर्ट दे देते हैं। जी, अभी सुनने में तो आ रहा है कि ये वर्क वीजा से जो सिटीजनशिप लेते हैं उसको 5 साल से बढ़ा के 8 साल करने लगे, बट अभी तक कोई चीज कंफर्म नहीं हुई। अभी बस खबरें ही हैं कि ऐसा हो सकता है, बट दे कैन डू एनीथिंग जिस तरह के चेंजेस इन्होंने किए। राइट। आप लोग किसी कंसल्टेंट के थ्रू गए थे या आपने खुद अप्लाई किया इंग्लैंड, या सर 2019 में जब फर्स्ट टाइम हमने अप्लाई किया था तो कंसल्टेंट के थ्रू ही अप्लाई किया था। और उसने कितना चार्ज किया, एनी आइडिया अबाउट दैट? नहीं, कोई चार्ज, वो बेसिकली फैमिली फ्रेंड्स थे, अच्छा, राइट। तो इसलिए उन्होंने इतना चार्ज नहीं किया था हमें। लेकिन ये कि जब 2021 में हमने दोबारा अप्लाई किया था तो सारा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो खुद ही किया था, लेकिन जस्ट वीजा एप्लीकेशन हमने दोबारा उन्हीं से करवाई थी। बेसिकली कुछ स्टूडेंट पूछते हैं जी कंसल्टेंट्स के बारे में, तो कंसल्टेंट तो आपको इस्लामाबाद में इंडिया में काफी सारे मिल जाएंगे। कंसल्टेंट आपको कहते हैं कि हम आपको ज्यादातर कंसल्टेंट यही कहते हैं, जब जैसे कि एचआर कंसल्टेंट इस्लामाबाद में सबसे फेमस है, तो वो यही कहते हैं कि हम आपको अपनी फीस 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। तो बेसिकली कंसल्टेंट जो है वो यूनिवर्सिटी से अपना कमीशन ले रहे होते हैं। दे चार्ज यू फी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं लेते, दे चार्ज यू फी, बट वो आपका वीजा आने के बाद आपसे लेते हैं। उस टाइम पर 25,000 थी, अब मुझे नहीं पता कि कितनी हो गई होगी, बट कोई भी अच्छा जो कंसल्टेंट है उसकी निशानी यही होगी कि वो आपसे फी नहीं चार्ज करेगा, बिकॉज आपके एडमिशन पे वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से 10% या 5% जो भी उनका होता है वो ले रहे होते हैं, तो वो सिर्फ वीजा आने के बाद आपसे कुछ थोड़ी बहुत फी चार्ज करते हैं। बट ये कि मैं इनकरेज करूंगी कि आप खुद से करें। खुद से करने में आपको ये फायदा होगा कि आपको जितने भी एडमिशन प्रोसीजर के जो हर्डल्स होते हैं ना वो क्रॉस करने में बहुत आसानी रहेगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से उसको पास कर लोगे। जब आप कंसल्टेंट से करवाते हो, कंसल्टेंट के पास इतने ज्यादा लोग होते हैं, वो आपका स्पेशली जो आपकी एसओपी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल इंटेंट, जो आपके एडमिशन प्रोसेस का पार्ट होती है, वो लिखी लिखाई कहीं से भी दे दी एंड समटाइम्स दैट डजंट मैच विद व्हाट डिग्री यू आर डूइंग, और उसकी बेस पे यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन रिजेक्ट कर देती है। तो अगर आप खुद से करें तो अच्छा है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन एक ये भी आता है ना कि बाज़ लोग ये कहते हैं कंसल्टेंट विल डू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, उसमें कोई फेक भी बनता है, बिकॉज वो अपना पॉइंट्स इंक्रीज करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ पे आपके पास एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट होता नहीं है, तो कंसल्टेंट कहता है कि ये डॉक्यूमेंट हम आपको बना के दे देंगे बट वी चार्ज फॉर इट। इज इट द राइट वे टू डू सो और नॉट? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कोई मतलब ऐसा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए होता जो कंसल्टेंट ने लगाना होता है, और आपके पास नहीं होता तो आपका वीजा नहीं लगेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं। लाइक समटाइम्स लोगों के पास जैसे आइल्स नहीं है या कोई और फेक डॉक्यूमेंटेशन, ये अगर आप फेक बनाते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो 10-15 साल के लिए बैन कर देते हैं। क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसल्टेंट को पैसों के चक्कर में होता है, वो तो कहता है कि जी आपको मैं ये भी कर दूंगा, ये भी दे दूंगा। सो डॉक्यूमेंटेशन के बारे से यू हैव टू बी क्वाइट केयरफुल कि उसमें ऐसा हो नहीं सकता, तो हो नहीं सकता। एट द एंड ये सारी रिस्पांसिबिलिटी स्टूडेंट पे ही आनी है। स्टूडेंट का फ्यूचर स्टेक पे लगना है, उसी के लिए मसला बनना है। अगर उसके लिए कोई मतलब डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है, उसका फेक डॉक्यूमेंट, इवन स्टेटमेंट्स काफी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कंसल्टेंट आपको स्टेटमेंट के लिए बहुत कहते हैं कि हम आपको बनवा देंगे, हमारे पास एजेंट हैं। जी बिल्कुल। अब तो इवन इन्होंने यूके वालों ने कुछ बैंक्स भी बता दिए कि इन बैंक्स के हम स्टेटमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते, जैसे बैंक ऑफ पंजाब है, यूबीएल है, तो कुछ बैंक हैं और छोटे छोटे बैंक, बीच में एक फर्स्ट बैंक के नाम से भी आया था हमारा पाकिस्तान में, तो वो मतलब 2 नंबर स्टेटमेंट्स इशू कर रहे थे, जिसकी वजह से इवन ये भी हुआ है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स को क्लासरूम से उठा के वापस भेज दिया, रिपोर्ट कर दी। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो चीज आप स्टेटमेंट की बेस पे, क्योंकि उनकी जब बाद में वेरिफिकेशन हुई स्टेटमेंट की, वो फेक निकलाई, तो क्लासरूम से उठा के स्टूडेंट्स को ले गए और उनको डिपोर्ट कर दिया। No, this is very important. वो जो फेक डॉक्यूमेंट्स में जाना चाहते हैं या हम ये कर लेंगे या बैंक स्टेटमेंट फेक दिखा देंगे, तो यू हैव टू बी क्वाइट केयरफुल।
और सर Despite एक चीज किसी ये भी कि कंसल्टेंट्स जो है ना वो तो आपको एक तरीके से सेल कर रहे हैं ना, एडवर्टाइज कर रहे हैं बिल्कुल कि आप हमारे एडवर्टाइज थ्रू कर रहे करें, या बड़ा अच्छा है यूके में, बहुत हैं, अच्छा ऐसे है। ही है। स्टूडेंट्स को ये कहूंगी कि प्लीज गूगल सबके पास होता है, इस्तेमाल करना भी आपको आता है, प्लीज इतना लेजी ना हो। और आप लोग जो है ना वो थोड़ी सी एफर्ट खुद भी, इट्स नॉट अ बैड थिंग कि आप कंसल्टेंट कर रहे हो, जरूर करो, लेकिन अपना इंटरेस्ट भी शो करो, अपने ओन पे भी आप थोड़ा सा पार्ट लो अपने एडमिशन प्रोसीजर में। यानी कि आंखें बंद करके यकीन आप ना करो। कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि आपको इंतहाई लो थकी हुई यूनिवर्सिटीज वो बताएंगे, जो कि अब बिल्कुल यूके ने नया जो रूल्स इनके चेंज हुए उसमें ये भी इन्होंने एक वो रखी है कि ये फ्यूचर में जो लो लेवल डिग्रीज हैं या ऐसी यूनिवर्सिटीज जो बस स्टूडेंट्स को बुलाए जा रही हैं और जिनकी डिग्री की कोई वर्थ नहीं है, उन यूनिवर्सिटीज का ये स्पॉन्सरशिप जो लाइसेंस है, जो वीजा वो स्टडी वीजा कैंसिल की हो जाता है। स्पॉन्सरशिप है, वो कैंसिल करने का गवर्नमेंट का प्लान है। तो फ्यूचर में अब जितने भी इनटेक्स हैं आपने यूनिवर्सिटी खुद चूज करनी है। आप कंसल्टेंट से कराओ, बट आप उससे कहो ये यूनिवर्सिटी मैंने चूज की है और इसमें मैं एडमिशन लेना चाहता दूसरा हूँ। ये कि अगर कंसल्टेंट आपको कुछ यूनिवर्सिटीज बताता भी है कि इस यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटीज मेरे पास हैं, इनमें मैं आपका एडमिशन अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप सिर्फ इतना करें गूगल पे उनकी रैंकिंग चेक कर लें कि उनकी रिव्यूज रैंकिंग क्या है, देखें, रिव्यूज देख लें। उसके बाद आप कंसल्टेंट को गो हेड देंगे, ठीक है मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसमें मैं नहीं जा क्योंकि सकता। मेरे पास यूट्यूब की वजह से बहुत सारे लोग इंस्टा पर मुझे मैसेज करते हैं, स्टूडेंट्स पाकिस्तान से स्पेशली, कि हमारे कंसल्टेंट ने हमें ये यूनिवर्सिटी बता दी और हमने ले ली, और अब यूनिवर्सिटी ने सारा फीस भी ले ली, सब कुछ कर दिया, और अब हमें कैश नहीं दे रही, अब हमें रिजेक्ट कर दिया है, मसला है। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आपने खुद क्यों नहीं, मतलब आपने इंटरेस्ट लिया, देखा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटीज बता रहे होते हैं वो यूनिवर्सिटीज बहुत परेशान करती हैं स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोसीजर में। तो ये थोड़ा सा देखभाल के आप इस चीज को थोड़ा सर्च करें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा हो जाएगा फिर। जैसे कहना इम्पोर्टेंट कि जी कंसल्टेंट से बी केयरफुल। अपना लिंक आपने जरूर शेयर करना है महबूबा, अपना यूट्यूब का लिंक है, ताकि बाकी बाद में कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम उसको भी बेसिक। अच्छा, जॉब के बारे से पहले तो आपने शुरू में और जॉब्स की होंगी, तो आप जैसे मुबीन ने बताया कि आप ऑफिस जॉब करें, कितना टाइम लगा आपको एक सही जॉब हासिल करने में? हाउ मच लाइफ से टाइम? पहले जब हम आए हैं तकरीबन 16-17 माह का वीज़ा था, उस टाइम पे मुझे ऑफिस जॉब नहीं मिली। सही तो जब सेकंड टाइम में आया यहाँ पे, उसके बाद मैंने मतलब दोबारा से लग के अप्लाई करना शुरू किया, तो मुझे विद इन 6 मंथ जॉब मिल गई थी ऑफिस की। सही उसके अलावा जो और जॉब्स हैं, मैंने कैश एंड कैरी पे मतलब जॉब की है पहले जब मैं सही। हाँ, उसके बाद वापस आके मैंने इनिशियली 6 मंथ्स मैंने कैश एंड कैरी पे ही काम किया है। तो आपको मतलब पाकिस्तानियों ने आपको वहां पे ये नहीं कहा कि टैक्सी चला लो? सबसे कॉमन, व्हेन आई वेंट टू मैनचेस्टर का, ये टैक्सी चला लो, मैंने कहा यार सबसे उसके लिए तो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है सबसे पहले। नहीं, वो और तो बात की बात है ना जी, और वो अगर उसका आपके भी पास तो यहाँ प्रोसेस का है। लाइसेंस है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है जॉब गेन करने के लिए। और लाइसेंस होने के साथ साथ आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मजीद भी खुल जाती हैं, तो आप मतलब अपनी मर्जी से मतलब कोई भी काम कर सकते हो। लाइक अगर आपको कोई जॉब नहीं सूट कर रही तो आप अपना यहाँ पे फूड डिलीवरी का बहुत ज्यादा काम है, तो आप सही मतलब अपने अकाउंट बनाए उसमें, आप आराम से जब आपका दिल किया, आपको जो टाइम सूट कर रहा है, आप उस हिसाब से उस पर काम कर सकते हो। राइट। अच्छा, क्वेश्चन आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे वीजा मिलता है वहां पे? जी, इन्वेस्टमेंट वीजा भी है इनका, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी चाहिए। आई थिंक लाइक 100,000 पाउंड्स के करीब करीब मैंने सुना है इन्वेस्टमेंट टू मच। वीजा लेने के लिए आपको इतनी इन्वेस्टमेंट शो करना होती है यहाँ पे। ओके। और फैमिली स्पॉन्सरशिप वाला भी प्रोग्राम है उनका? जी सर, मतलब जिनकी ऑलरेडी यहाँ पे कोई भाई फैमिली से बहन या बिल्कुल। बच्चे हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, वो रूट ओपन है, और उसमें कोई ज्यादा चेंजेस भी नहीं हुए रिसेंट अपडेट्स में, तो इट्स स्टिल द सेम, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एवरेज अगर आपका लाइफस्टाइल है तो हाउ मच, कितना आपको इनकम होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा एवरेज लाइफस्टाइल, मींस घर, गाड़ी, विद ऑल द फैसिलिटीज ऑफ इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ग्रोसरी, हाउ मच, कितना आपको वहां पे इनकम होगी तो आप कहते हैं कि नाउ वी आर हैप्पी विद दिस? विद फैमिली अगर आप देखें, लाइक हम 3 लोग हैं, तो अगर हम अपना आपको बताएं तो तकरीबन 1000 पाउंड्स इजीली आपको लग जाते हैं महीने के। ज्यादा
आई थिंक ज्यादा ज्यादा बिन लाइक कम नहीं, क्योंकि जब मैं यूके गया था तब ये 850 पाउंड 900 पाउंड लगते थे। ये नहीं मैं सर, बात कर रहा हूँ काफी कम बता 2006 रहे की। ये मोबी तो बहुत कम बता रहा है, लगता है इसको पता नहीं है कि मैंने सर कितने इसमें रेंट घर का इंक्लूड नहीं किया, रेंट कैसे चलता है। ऐड 500 मजीद इसमें। तकरीबन सर आई थिंक आई हैव रफली कैलकुलेटेड दैट बिफोर टुडेज सेशन। तो जी। रफली विद अ फैमिली ऑफ 3, अगर आपके पास गाड़ी भी है, आप अच्छा मतलब एक अच्छा एक लाइफस्टाइल रह रहे हो, आउटिंग भी करते हो, शॉपिंग भी करते बिल्कुल। हो, सब कुछ करते हो, तकरीबन 1800 से हाँ, मेरा भी ये 2000 ख्याल है, पाउंड आपका 2000 लग जाता है पाउंड्स। महीने का। बिकॉज सही। गाड़ी का फ्यूल है, फिर ग्रोसरीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, अब तो बहुत ज्यादा हो गई हैं, और फैमिली के साथ स्पेशली अगर आपके छोटे अच्छा, बच्चे हैं तो राइट। ज्यादा आपका खर्च होगा। अच्छा, पेट्रोल की क्या कितने का जब मैं था उस वक्त, तो इट वाज अराउंड अबाउट 95 पेंस। अब कितने का मिल रहा है वहाँ पे पेट्रोल? 144 1.44 पेंस सर। 144। अच्छा, इन्फ्लेशन आई है वहाँ पे पिछले 2 साल में जी बहुत सर, कोविड के बाद? जी कोविड कितनी के ज्यादा? बाद फर्क पड़ा सर। कोविड के बाद भी इतना फर्क नहीं पड़ा जितना इनको यूरोप से अलग होने से फर्क पड़ा है। ब्रेक्सिट ब्रेक्सिट के हैपेंड बाद? एट द सेम टाइम, कोई ज्यादा तो फर्क जब नहीं से हुआ। इन्होंने ब्रेक्सिट किए, क्योंकि इनके पास जितनी भी वेजिटेबल्स और जितना भी खाना पीना है, ज्यादातर चीजें इनके पास यूरोप से ही आती थी। तो जब से ब्रेक्सिट हुआ है उसके बाद से चीजें काफी एक्सपेंसिव हुई हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर उस पे ज्यादा जो और मसला बना है वो यूक्रेन वॉर की वजह से, सही, उसकी ओके। वजह से भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया है यहाँ पे। इसका मतलब है कि आपके पास अगर 2000 पाउंड्स होंगे तो यू कैन इजीली, अगर 3 फैमिली मेंबर्स हैं तो दे कैन इजीली मैनेज। जी, अगर सिंगल स्टूडेंट है तो उसका इतना एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि वो शेयरिंग पे रह के अपना मतलब कुछ ना कुछ सेव कर सकता है। ओके, अच्छा। अच्छा, इसमें जो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जी हम कैसे जा सकते हैं पाकिस्तान से, तो HSMP के लिए अब होम ऑफिस पे जाएं, वहाँ पे उनके रिक्वायरमेंट्स देखें, HSMP को थोड़ा सा सर्च आउट कर लें। वो पाकिस्तान में जिस मर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं, HSMP के ऊपर अगर वो उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो दे कैन इजीली गेट इमिग्रेशन। देखिए भाई, कोई इतना मुश्किल नहीं है भाई। आई डू बिलीव कि कनाडा के मुकाबले में यूके की इमिग्रेशन आसान है, ऐसा है या नहीं है? जी सर, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि आपके लिए राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयर ढूंढना समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज एम्प्लॉयर्स तो बहुत हैं, आपको जॉब्स भी बहुत नजर आएंगी, बट आपको वो एम्प्लॉयर ढूंढना है जो विलिंग हो आपको स्पॉन्सर करने में, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। तो अगर कोई छोटा एम्प्लॉयर है जिसकी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, वो मे भी आपको जॉब देने में तो इंटरेस्टेड हो, पर वो स्पॉन्सरशिप का खर्चा ना उठाना चाहता हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ मैंने इंडिया पाकिस्तान में ये कल्चर अब देखा है बहुत, जब से ये वीजाज खुले हैं स्किल्ड स्पॉन्सरशिप के, कि कुछ लोग हैं जिनके कुछ कंपनीज के जिनके पास स्पॉन्सरशिप लेटर हैं, जैसे केयर होम की जॉब्स हो गई या आईटी वालों की हो गई, तो वो आपको ये कहते हैं कि जैसे सेल कर रहे होते हैं ना, वो आपको कह देते हैं कि हम जी 15,000 पाउंड, फॉर एग्जाम्पल 15,000 पाउंड लेंगे, जिसमें आपका सारा प्रोसीजर करा देंगे, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भी मिल जाएगा, आपकी जॉब भी यूके में लगी हुई होगी, वीजा एवरीथिंग इंक्लूडेड। बाज लोग 20,000 पाउंड मांगते हैं कि 20,000 पाउंड में हम आपको पूरा वर्क वीजा ले देंगे। बहुत सारे लोग उसके थ्रू आते भी हैं यहाँ पर, क्योंकि दैट्स इजियर वे कि उनके पास गारंटीड जो है वो स्पॉन्सरशिप लेटर्स होते हैं एम्प्लॉयर्स की तरफ से, बट उसमें फ्रॉड भी बहुत होता है। तो अगर कोई इस रूट के थ्रू आना चाह रहा है कि वो थोड़ा सा आपका टाइम जो होता है ना उसको कट डाउन कर देता है, जॉब सर्च करने का टाइम, कि आपको कोई इंटरमीडिएरी बंदा मिल गया जिसके पास यूके के किसी एम्प्लॉयर का लेटर है, वो विलिंग है जॉब देने के लिए, और उससे आपने पैचअप करके डील कर लिया, बट उसमें फ्रॉड का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसी भी होती हैं स्टोरीज यहाँ पर। रिसेंटली एक लड़की आई है यूके में, उसकी स्टोरी काफी ज्यादा यहाँ पर हो रही है शेयर। लड़की थी, आई डोंट नो इंडिया या पाकिस्तान, दोनों कंट्रीज में से कहीं से वो यहाँ आई, इसी तरीके से किसी को पैसे देकर 18,000 पाउंड्स, वो यहाँ आ गई, और जब वो यहाँ आई तो वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी जिसका उसके पास लेटर था। तो फिर देन व्हाट हैपेंड उसके तो बाद? फिर जाहिर है कि यूकेवीआई ने उनका कैंसिल कर दिया, क्योंकि कंपनी फ्रॉड थी। तो वो यहाँ लैंड हुई और विद इन 2-3 डेज उसका जो है वो कैंसिलेशन हो गई वीजा की, और अब वो काइंड ऑफ इलीगल स्टेटस पे है, बिकॉज नहीं पता कि कहाँ जाएं क्या करें। तो इन चीजों का बहुत ध्यान आपने रखना है, अगर आप किसी ऐसे बंदे के थ्रू भी ले रहे हो स्पॉन्सरशिप लेटर पे करके, तो मेक श्योर करें कि आप जो है ना आपका एम्प्लॉयर ओरिजिनल हो।
मैंने आपने बताया 18,000 पाउंड, जिसको मैंने अभी कन्वर्ट किया तो ये तकरीबन ये 70 लाख रुपया बन रहा है। जी, तकरीबन करोड़ Huge रुपए। amount. 16,000 से 20,000 तक रेट चल रहा है सर इस चीज का। वर्क परमिट का जो मतलब वीजा बेच रहे हैं जो लोग, इतना रेट चल रहा है। एंड दैट्स नहीं, फॉर अ मैंने- सिंगल पर्सन। अगर आपके साथ डिपेंडेंट्स भी हैं तो आप उनका एक्सपेंसेस में ऐड अप कर लो। नहीं, HSMP तो लग गया ना, HSMP तो क्वाइट इजी, वो तो और केस है। ये तो बता रही है जो स्पॉन्सरशिप वाले जब वहां से आपको वीजा मिलता है, ये तो उसका बता रहे हो ना। नहीं सर, जैसे अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा भी अगर आप लेके आना चाह रहे हो तो आपको एम्प्लॉयर का स्पॉन्सरशिप लेटर उसमें चाहिए। आपको अच्छा, ये पहले नहीं था ये और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप वो जरूरी है, उसके बगैर वीजा नहीं लगता है। इन्होंने अब ऐड किया। जब मैं गया तो उस वक्त ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी जी, अब बहुत रूल्स बदल गए हैं और सख्त हो गए। चेंज कर दिए। जी ओके, सो यू नीड अ लेटर। ये वही जैसे मेरे ख्याल में कनाडा में भी यही है कि आपको प्रॉपर लेटर चाहिए एम्प्लॉयर का जी। टू गेट द वीजा, एम्प्लॉयमेंट लेटर, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट लेटर मांगते और हैं। दूसरा ये कि स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखें कि पहले ये हो रहा था ना कि स्टूडेंट वहां से स्टूडेंट वीजा लेके आ रहे थे, यहाँ पे आके वीजा चेंज कर रहे थे वर्क परमिट जी। से। लेकिन अभी इन्होंने बैन कर दिया। आप फर्दर आप वहां से आ गए हैं, आप अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद PSW तो ले सकते हैं 2 साल का, और PSW के दौरान आपको अगर वर्क परमिट मिलता है तो आप उस पर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका स्टूडेंट वीजा है आप शिफ्ट नहीं कर सकते अपना वीजा। इसमें क्वेश्चन क्या कि वो वहाँ पे आके किसी से शादी कर ले वहाँ के लोकल से, तो क्या उसको वो वीजा चेंज होगा उसका या नहीं स्टेटस? हो सकता है सर, उसका स्टेटस चेंज हो सकता है, लेकिन ये कि उसको अपना जो है जिससे शादी की अगर वो उसको प्रॉपर वो करते हैं, और ये भी है कि पेपर मैरिज वगैरह का यहाँ पे इतना वो नहीं है कि मतलब आप साल गुजारते हैं, साल के बाद आपको वो दे देंगे पेपर्स, तो इतना इजी नहीं है। वो आपका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं 2-3 साल का, उसके बाद आपको वो इंटरव्यूज करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि आपको इंडेफिनेट वगैरह देना कि नहीं देना। अच्छा, ये इस पे भी वो काफी स्ट्रिक्ट कर दी। जब मैं गया था तो उस वक्त तो पेपर मैरिज के नाम पे जो कुछ इंग्लैंड में हो रहा था, और जो पाकिस्तानी वहाँ कर रहे थे, हम तो कानून को हाथ लगा देते। पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं ना अपना निशान छोड़ के आते हैं। उठी हरकतों से तो हमने जिंदगी में बाज नहीं आना। यकीन करें, वहाँ पे मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि बहनों को बीवियां बना के लेके गए हुए हैं। वो बंदा कहता था ये शर्म से डूब मरो या पाकिस्तानियों, तुम जहाँ जाते हो ना ऐसे ऐसे काम करते हो कि यार शैतान भी पनाह मांगता होगा भाई ये कौन लोग हैं। एंड आई हैव सीन दोस पीपल इन फ्रंट ऑफ, या ये कौन लोग हैं जो इंग्लैंड वीजे के चक्कर वेरी कॉमन। और अभी वो चीज तो नहीं है, थोड़ा बेहतर है, बट आई स्टिल नो फैमिलीज एंड आई स्टिल नो पीपल कि जहां पर पाकिस्तान से किसी भी भाई का, बहन का बच्चा, किसी भी रिश्तेदार का बच्चा दे शो कि ये हमारी ही औलाद है। ऐसा ही है, ये बहुत कॉमन है। तो इट्स वेरी कॉमन एंड बट इट्स नॉट गुड, बिकॉज हर वक्त पकड़े जाने का जो एक डर होता है आपको कोई भी इलीगल चीज करने में, वो आपको सुकून से फिर रहने नहीं देता कहीं पर भी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि लीगल तरीके से ही आप अपना स्टे रखें। साकिब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जी मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट आप पूछ रहे हो, तो वो तो हमें आपने बता दिया। कितनी चाहिए मिनिमम अमाउंट अगर आपको वहाँ पे बिजनेस वीजा चाहिए तो? सर एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन 100,000 पाउंड के करीब करीब मैंने सुना है। 100,000 पाउंड आप मींस कितने बनते हैं? कि हमें काफी ज्यादा बनते हैं, करोड़ों में करोड़ों में बनते हैं। तो आप देख लें कि आप अगर इतना है। सर आजकल एक वो वीडियो चल रही है काफी कि आप पाकिस्तान वीजा लेके आ रहे हैं 30-35 लाख का इधर यूके का, तो आप वही 30-35 लाख वहीं पे इन्वेस्ट करें तो आपको साल के बाद पता चल जाएगा कि आपका 40 लाख का नुकसान हो गया है, डूब गया। तो ये है कि तकरीबन 3 करोड़ 65 लाख बनते हैं अगर मतलब ये। अच्छा, सेकेंडली साकिब पूछा आपका कोई रिलेटिव अगर इंग्लैंड में है, वो आपको स्पॉन्सर लेटर दे सकता है, तो क्या उस पे वीजा लग जाएगा? सर किस चीज का स्पॉन्सर लेटर है, डिपेंड आप करता है काम का तो इशू नहीं। क्वेश्चन ये कि जी आपको कोई रिलेटिव इंग्लैंड में है और वो आपको वहां से एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर देता है, तो क्या उस पे आपका केस प्रोसेस हो सर ब्लड रिलेटिव्स नहीं कर सकते हैं ये जो वर्क ब्लड रिलेटिव। अब वो हर चीज में यानी उन्होंने हर चीज को कवर कर लिया उन्होंने जी, वो ब्लड रिलेटिव भी होना चाहिए। हाँ जी, इवन मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस है, मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है, लाइक उसकी अलग से एक अपना सेटअप है, उसने वर्क परमिट लिया अपने उस पे, तो जिस बंदे ने उसको वर्क परमिट लेके दिया था सॉलिसिटर ने, वो कहता है कि मैं तुम्हारे वर्क जो है लाइसेंस उस पे मैं अपने भाई को बुला लेता हूँ,
राइट क्योंकि मैं अपने जो है मेरे पास जो लाइसेंस है उस पर मैं अपने भाई को नहीं बुला सकता ब्लड रिलेटिव होने की वजह से। सही तो वो फिर इस तरह का सीन उन्होंने किया तो वो उस पर चल रहे हैं। लेकिन ये कि पहले था कि इंटरव्यूज वगैरह नहीं कर रही थी एम्बेसी, अब ये है कि एम्प्लॉय से भी इंटरव्यू कर रहे हैं और जो एम्प्लॉय है जिसको इन्होंने जॉब ऑफर की है उसको भी वो इंटरव्यू कर रहे हैं। साकिब आपको मैं ख्याल में क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आपने पूछा कैन अ रिलेटिव अपॉइंट समवन थ्रू स्पॉन्सरशिप फॉर जॉब, आंसर इज नो, ब्लड रिलेटिव नहीं हो सकता, वो आपको स्पॉन्सर लेटर वहां से नहीं दे सकता। इट इज क्वाइट क्लियर नाउ, क्योंकि वो फिर तो पूरे पाकिस्तानी में आप पहुंचे। हाँ जी, दिस इज इम्पोर्टेंट कि जी उन्होंने भी तमाम चीज़ों को देख लिया कि पाकिस्तानियों को किसी और तरीके से ट्रीट करना है। हाँ जी। अच्छा, राइट। सो आई मीन के अब आपका व्हाट इज द फ्यूचर प्लान्स? आई मीन डेफिनेटली यू विल बी लिविंग इन इंग्लैंड, सो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा अभी तक, एंड हाउ डू यू रिकमेंड जो लोग यहाँ से इस वक्त ऑप्ट करने के सोच रहे हैं वो किस माइंडसेट के साथ आए, और हाउ दे, क्या उनके जहन में होना चाहिए जब वो वहाँ पहुंचे? अच्छा है सर, तजर्बा तो अच्छा रहा, स्टडी वाइज भी, वर्क वाइज भी। और मतलब मैं किसी को भी ये नहीं कहती कि बिल्कुल मत आए। इट्स टफ, लाइफ विल गेट टफ। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान वाली आपकी जिंदगी नहीं होगी, ये आप जेब में रख के आइएगा। सारे काम खुद करने पड़ते हैं, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। नो हाउस हेल्प, नो क्लीनिंग हेल्प, नथिंग। बिल्कुल। तो ये चीजें थोड़ा सा दोनों लड़कियां लड़के इस चीज को जहन में रख के आए। टफ होता है, बट जो एक्सपोजर आपको मिलता है, जो एक्सपीरियंस आप करते हो, दैट्स फॉर अ लाइफ टाइम। वो जो चीजें आपके अंदर बदलती हैं इन अ गुड वे, वो आपके लिए आई थिंक किसी भी चीज से ज्यादा अच्छा तजर्बा। मैं मेरे लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बट आई थिंक जो एक्सपोजर मुझे मिला और जो अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली यहाँ आके, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आई थिंक यूके इज अ गुड प्लेस फॉर यू टू ओके, सेटल डाउन, स्टडी। कुछ प्लस है माइनस, माइनस पॉइंट्स क्या है इंग्लैंड में? वेदर, अच्छा, वो वहाँ पे वो कहते हैं वो एक वो कॉमन प्रोवर्ब है कि आप दो जब भी कभी बिलीव नहीं कर सकते, एक वुमेन एक वेदर ऑफ इंग्लैंड। वेदर, या और स्पेशली It's quite स्कॉटिश common. वेदर, तो सर इस पे तो आप बिल्कुल ही एक मिनट का भी एतबार नहीं कर वेदर को भी सकते। आप इतना मतलब एज अ माइनस पॉइंट नहीं ले सकते क्योंकि समर्स आप फुल इंजॉय करते हो। 5-6 महीने जो समर्स के आपके पास ओके, आते हैं आप सही। फुल इंजॉय कर सकते हो। विंटर्स में थोड़ा सा होता है कि आप सुबह 7-8 बजे सूरज निकल रहा है और 3 बजे दोबारा से अंधेरा हो गया है। विंटर्स में थोड़ा सा आपको लगता है कि पता नहीं किधर आ गए हैं, लेकिन समर्स में आप फिर उतना एंजॉय भी कर लेते हो। समय में तो मेरे ख्याल में 10 बजे मगरिब होती होगी 11 इंग्लैंड में। 11 मैनचेस्टर में, बजे। हाँ 11 बजे इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में 10 बजे होती थी। हाँ, उधर घंटे का उधर फर्क घंटे है। का फर्क है जी। सही सही सही। सो अच्छा, उसके अलावा वेदर के अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है टू सेटल इन स्कॉटलैंड? सर ये शुरू का तो टाइम थोड़ा टफ देखना पड़ेगा, और आजकल जो हालात है तो इसमें तो ऐसा होता है कि मेरे पास इतने लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स भी, कि जी जॉब नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रहा, क्या करें, फंड्स खत्म हो रहे हैं जो साथ लेकर आए थे। तो टफ टाइम देखना पड़ता है इस दफा। मतलब ये पहला साल था जब मैंने स्टूडेंट्स की ऐसी भी कहानियां सुनी है कि जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी। यहाँ पर कि एक लड़की मेरे पास आई थी कि मैं किसी पाकिस्तानी फैमिली के साथ रह रही हूँ, दे आर चार्जिंग मी 400 पाउंड यहाँ पर ग्लासगो में, और मैं उनके किचन में, उन्होंने मुझे साइड पर एक मैट्रेस बिछा कर दिया है, एंड आई लिटरली स्लीप इन देयर किचन। तो ऐसा भी टाइम आपको देखना पड़ सकता है। आई एम नॉट टेलिंग ऑल ऑफ दिस टू स्केयर यू ऑफ, लेकिन ये रियलिटी है। और थोड़ा सा आपने अपने आप को टफ बनाकर आना है कि थोड़ी सी मुश्किल देखनी पड़ेगी। कुछ महीनों की बात होती है, और जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वापस चले जाएं, आई थिंक ये आप मत सोचिएगा। अगर आप यूके आ भी जाते हो या अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं, तो थोड़ा सा यू शुड हैंग इन देयर, तो चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं टाइम के साथ साथ। 3-4 महीने में आपको यहाँ पे मतलब जॉब या आपका इतना रेफरेंस बन जाता है 3-4 महीने में कि आपको अलग से अपना कोई फ्लैट वगैरह कोई ना कोई अरेंज हो जाता है, कोई अच्छी जॉब भी आपको मिल जाती है। लेकिन शुरू के 3-4-5 महीने थोड़े से टफ होते हैं। ओके राइट। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं कि जी वहाँ पे भी पैसे दरख्तों पे नहीं लगते, यू हैव टू वर्क हार्ड जी मेंटली एंड फिजिकली, यू शुड बी रेडी कि जब आप इंग्लैंड जाएंगे तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, एंड हाउ यू नीड टू मूव ऑन विद दैट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू आइडेंटिफाई
जब आप स्पेसिफिकली इंग्लैंड में जा रहे हैं। तो आप लोग स्कॉटलैंड में ही रहेंगे या आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स लंदन और एनी अदर प्लेस? सर लंदन साइड जाने का तो इरादा नहीं है कोई। मैंने क्वेश्चन इसलिए किया बिकॉज लंदन जब मैं भी गया था तो इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव एट दैट टाइम। कैपिटल है, जैसे इस्लामाबाद बहुत महंगा है, लाहौर या कराची सस्ता है, तो लंदन में बहुत हाई था। वहाँ पे अगर आपको एक घर फॉर एग्जांपल 1000 पाउंड्स का मिल रहा है रेंट पे, वही रेंट आपको मैनचेस्टर में 400 या 500 पाउंड्स का मिलता था। तो एक सर पॉइंट ऑफ आपके व्यू रूम था का कि रेंट इतना है, एक रूम लंदन में अगर आप जी लेते हो शेयरिंग पर तो अब आपको तो महंगा हो गया होगा, अब तो महंगा हो 750 गया होगा। 800 का मिलता है। और 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो लंदन में, ईस्ट लंदन में आपको तकरीबन 1300 से 1500 के बीच में मिलेगा। फिर वहाँ हर चीज महंगी है, चाइल्ड केयर महंगी है, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको उनकी नर्सरीज महंगी पड़ेंगी, फिर आपको ग्रोसरीज की प्राइस भी हाई है। और सर इट्स टू क्राउडेड, लाइक आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आप पहले कहाँ जाते हो। वी लैंडेड इन स्कॉटलैंड, हम यहीं पर सेटल हुए एंड वी वेंट टू लंदन, बट ऑनेस्टली मुझे वो इतना अपील नहीं किया टू सेटल डाउन परमानेंटली बिकॉज इट्स टू क्राउडेड, टू बिजी, बहुत Same, I ज्यादा। mean, या quite और right. एक्सपेंसिव Even तो है ही, मतलब वो तो एक I mean, मैनचेस्टर ने मुझे बहुत अपील नहीं किया, मैं मैनचेस्टर रहा, लेकिन आई मीन मुझे इंग्लैंड ने कभी फैसिनेट नहीं किया। सर यू शुड आई विजिट डिडंट लाइक हियर, इंग्लैंड। तो यू वो शुड वही विजिट। फर्क है जो स्कॉटलैंड में है कि स्कॉटलैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे लोगों ने बताया कि ये सब जगह तो स्कॉटलैंड है, ऊपर से मैनचेस्टर में तमाम घर एक जैसे, वो स्कॉटलैंड में भी ऐसे ही है, सब घर एक जैसे ही होते हैं। घर तो नहीं, सर एक जैसे ही थोड़े होते हैं। या लाइक एक एरिया में एक जैसे हैं, फिर एक एरिया में एक जैसे सही, ऐसे है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब हम ब्यूटीफुल, अच्छा वीकेंड नेचर पे ब्यूटी। विद इन हाफ एन आवर, ओके। विद इन आवर की रीच में आपके पास इतनी प्यारी प्यारी जगह है जो आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। और वहाँ पे भी यही होगा कि शाम को 6 बजे शॉप्स क्लोज्ड, जी सर, जी मार्केट्स सर। बंद। 5 बजे। वीकडेज में सर 8 बजे बंद हो जाता है, वीकेंड पे 6 बजे बंद हो जाता है सर। 6 बजे बंद हो जाता है। तो बंदा पाकिस्तानी को बड़ा शौक ही लगता है कि यार ये लोग 6 बजे जी दुकानें बंद कर जाते हैं। पाकिस्तान में हम निकलते 6 बजे है ना। जी हम दुकानें खोलते 6 बजे हैं शाम को ना, और रात को फिर हम 5 बजे बंद करते हैं। तो ये वो एक और फर्क है जो मैंने वहाँ पे देखा यूरोप में, कि बहुत वो सारा। नेचुरल सनराइज के साथ उठते हैं, और जब सनसेट होता है तो बिजनेस बंद, भाई दैट्स इट, नॉट टाइम टू गो, टाइम टू गिव टू योर फैमिली, दिस इज अगेन जी। इंपॉर्टेंट। या फैमिली टाइम बहुत मैटर करता है, फैमिली लाइफ। चलें जी, इट वाज क्वाइट अ वेरी, मेरे ख्याल में इंफॉर्मेटिव सेशन था जी। आप दोनों ने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत से जो स्टूडेंट्स की क्यूरीज हैं हमने उनको एंटरटेन भी किया है। उनमें हबीबा आपने अपना लिंक भी शेयर कर दिया यूट्यूब चैनल का। जी तो सर, मेरे ख्याल मैंने में जो लोग आपको शेयर कर दिया है, तो सही, आप जो लोग जो जो लोग permission- प्लान कर रहे हैं वो हमें बाद में भी आपसे कर सकते हैं कांटेक्ट थ्रू योर जी। चैनल। सो बहुत सी चीज़ों को ज़हन में रख के प्रिपेयर होके जाएं। ऐसे नहीं है कि जी आज प्लान किया तो निकल गए, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। दिस इज Yeah. नॉट लाइक दिस कि जब आप कराची नहीं जा रहे, आप एक पूरा डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं। सो उसको प्रॉपर प्लान करें, खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, आपको वहाँ पे पाकिस्तानियों ने कितनी हेल्प की जब आप गए, या आपने खुद ही सब कुछ किया? सर हमें तो लकीली अच्छे बंदे मिले, हमें तो मतलब जॉब के लिए भी और रेजिडेंस के लिए भी सब ने हेल्प किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई किसी किस्म का, ना पहले जब 2019 में थे तब कोई इशू हुआ, और ना जब 21 में हम दोबारा आए तब कोई इशू हुआ। पर ये है सर कि एक बात मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि आप हेल्प जरूर मांगे। लोग अगर आपको हेल्प कर भी रहे हैं, बट डोंट स्टिक टू देम। जैसे हमारे पाकिस्तानियों में एक आदत होती है ना कि हम बंदे के साथ बस चिपक जाते हैं कि अब चप्पक ही जाते हैं एक LP की एक तरह। जगह हेल्प कर दी है तो अब बस हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। यहाँ वो चीज एग्जैक्टली। डिपेंडेंसी नहीं है। इवन एज अ हस्बैंड एंड वाइफ भी आप जो है वो 2 शहर के डिफरेंट हिस्सों में काम पे जाते हैं, आप एक दूसरे पे भी उस तरह डिपेंड नहीं कर सकते कि ये बंदा मेरे साथ सुबह से शाम तक, यानी कि मेरी फुल जिम्मेदारी निभाए, ऐसा नहीं है। पर लाइफस्टाइल बिल्कुल। तो आप सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, आप इतने केपेबल होने चाहिए कि आप अपने आप को देख लो, अपना आप मैनेज कर लो। और अगर कोई आपकी हेल्प कर भी रहा है, एक दफा अगर किसी ने आपकी हेल्प कर दी है तो आप कोशिश करो कि अगली चीज आप खुद से करो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर उस तरह के लोग जो डिपेंड करने लगते हैं दूसरों पे हर चीज के लिए, उनको यहाँ ज्यादा फिर लोग इतना ना तो हेल्प आउट करते हैं और ना इतनी कहीं से उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। इतना टाइम भी नहीं होता वहाँ पे, तो हमें वर्किंग आवर्स टू मच इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान में तो वरना काम का दिल नहीं चला तो कॉल कर दिया, आई एम नॉट कमिंग, वहाँ पे ऐसा नहीं होता।
जी जी वहाँ पे सर। काम करेंगे तो पैसे आएंगे, वरना वो कहेंगे जी 2 दिन देखेंगे, तीसरे दिन कहेंगे आप घर ही बैठे जी। सर पैसे हमने नहीं आपको देते वो, अगर आपने एक दिन छुट्टी की भी है, अगर आप मान लें एग्जैक्टली तो आपको पैसे वो नहीं मिलते। काट लेंगे वो जी कहेंगे जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है जी। जी। फरजाना का जो क्वेश्चन है, कंसल्टेंसी आप लोग देते हैं जी उम्मे हबीबा, आर यू गिविंग एनी टाइप ऑफ कंसल्टेंसी? सर मैं गाइड कर सकती हूँ, अगर किसी को भी जरूरत हो तो मोर देन वेलकम। आप डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास पूरे हैं तो हम जरूर जरूर हेल्प हेल्प आउट आउट कर कर देंगे। देंगे विद स्पेसिफिकली कंसल्टेंसी। ये ठीक है जेम्स कोर्स जो है आइल्स वो होना चाहिए, तो हम जरूर हेल्प कर देंगे कुछ भी। बिकॉज स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा, मुझे बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं फॉर कंसल्टेंसी, और मैं इसीलिए किसी का केस टेकअप ज्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स की पहली डिमांड ये होती है कि हमें आइल्स भी ना देना पड़े, हमारे वो हमारा शॉर्टकट स्कोर भी इतना नहीं है, हमारी डिग्रीज भी बस वाजबी सी हैं, और आप हमें यूके भिजवा दें। मैं गारंटी नहीं कर सकती आपको इस चीज ये की। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पास्ता में, इंग्लिश इज अ मेजर प्रॉब्लम। मैंने भी पिछले सेमेस्टर में उनको कोर्स पढ़ाया था बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस स्किल्स का। सो मैंने तो क्लास में कहा था भाई अंग्रेजी बोलोगे तो सीखोगे, नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे, ना आइल्स होगा, ना बाहर जा सकोगे। सो अगर बाहर जाना है तो अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। जी जी सर। तो ये कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके 90% मार्क्स ही हो, एनीथिंग अबव 60% अगर आपकी डिग्रीज में है और आपके पास आइल्स है तो फिर ही, क्योंकि अब देखिए रूल्स चेंज हो रहे हैं। बीच में इन्होंने लीनियंट किया था विदाउट आइल्स, बहुत लोग आए हैं, बहुत तरह के अच्छा लोग आए हैं, ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जो 2 जुमले भी इंग्लिश के नहीं बोल सकते, और एंड दे आर स्टडीइंग हियर इन यूनिवर्सिटीज, आई डोंट नो हाउ, बट बहुत लोग आए हैं। अब वापस रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए, तो अब कोई पता नहीं किसी भी टाइम ये दोबारा आइल्स मैंडेटरी कर दें। इसलिए जितने भी लोग जो फर्दर इंटेक्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं खुद से या थ्रू अस, तो अगर आपके पास आइल्स होगा, डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, देन वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट, और हम आपको कंसल्ट कर देंगे उसमें। बट ऐसा नहीं हो पॉसिबल कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो और आप कहें कि मैं आपको किसी तरीके से यूके ले आऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलें जी, थैंक यू सो मच जी मुबीन एंड उम्मे हबीबा, इट वाज थैंक क्वाइट यू। informative session. Take care of yourself जी। I know I'm signing off from the session. See you again जी। अपना थैंक यू। ख्याल रखिएगा जी। Thank you. Take care. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।